कहाँ से शुरू हुआ देवेंद्र से देविका बनने का सफर में? इतना कुछ बनने के बावजूद भी मैं आज एक अपनी माँ की मानसिकता नहीं बदल पा रही हूँ। और ऐसे मुझे नफरत होती है इन पैंट शर्ट से, मुझे आग लगती है इस पैंट शर्ट को पहनने में, मुझे नहीं पसंद है ऐसे रहना। तो रेलवे स्टेशन पे वो जो नोचने वाली आंखें हैं, जो आपको बिना चश्मा लगाए या एक्सरे मशीन लगाए एक्सरे करने वाली आंखें हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। और मैं उस रात थरथरा के ऐसे कांप रही थी। मैं छोटेपन में जब मैं 9 वर्ष की थी तो मेरी सगे कजिन ने 2 बारी मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। तो पड़पड़गंज रेड लाइट्स पे खड़े होकर मैं भीख मांगा करती थी। वैसे मैंने देह व्यापार भी किया, इतनी कठिनाइयों से गुजरना था, पढ़ाई भी भीख मांग के ही करी। ये कैसी बातें कर रही है, आप सब लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि कह रही कि मेरी गनीमत है कि मेरे पापा की डेथ हो गई। बतौर फादर कौन स्वीकारता है कि उसके बच्चे को हिजड़ा कहा जाए, किन्नर कहा जाए। लोगों ने मुझे बताया तुझे भीख मांग के खाना है, लोगों ने मुझे बताया कि तुझे फेंका हुआ खाना खाना है, तुझे कूड़े में से खाना खाना है। इनकी दुआएं ले लीजिए तो आपकी शादी हो जाएगी, इनसे 1 रुपया मांग लीजिए तो आपकी शादी हो जाएगी, हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जब आत्मा अपनी सच्चाई चुन ले तब जन्म लेता है एक ट्रांसजेंडर, निडर, निर्भीक और अडिग। ऐसी ही कोई एक शख्सियत हमारे साथ है आज, जो कि है नेशनल लेवल की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना, लेखिका और ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट, जो एक लेवल पर आकर काम करना चाह रही है, अपने समुदाय के लिए बदलाव लाना चाह रही है। मैडम उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और राज्य मंत्री का आपको दर्जा भी मिला हुआ है। तो स्वागत करना चाहूंगी देवेंद्र देविका एस मंगला मुखी जी का जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ते हैं। बहुत से लोग हमारे कामों को नहीं जान पाते, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती, तो हमने एक ऐसा माध्यम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस चीज के लिए कि कई पॉडकास्ट में मैं जाती हूँ वो समसामयिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, जेंडर इक्वालिटी से जुड़े होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े होते हैं। पर पहली बार मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मेरी माटी यानी मेरा अपना तो मेरी खुद की कला और मेरी ऐसा प्लेस जहाँ पे लोगों के हाथों से चीजें उकेरी गई हैं। और जूट फॉर लाइफ के आज इस पॉडकास्ट में आके मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो मैम शुरू करते हैं आज आपसे प्रेरणादायक एक सफर की चर्चा। कहाँ से शुरू हुआ देवेंद्र से देविका बनने का सफर में? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आज इस जूट फॉर लाइफ पॉडकास्ट की तरफ से मैं बहुत अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आपने कहा देवेंद्र से देविका बनने का सफर, और काफी अच्छा इंट्रोडक्शन अंजलि जी ने दिया। शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ और मुझे लगता है भारत की पहली कथक नृत्यांगना बनने का सफर और देवेंद्र से देविका बनने का सफर इतना सहज नहीं था। हम अक्सर देखते हैं अपने परिवारों में हमें कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनका जन्म तो एक अलग शरीर में होता है, पर उनकी आदतें, उनका मतलब जो आदतें होती हैं या उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे लड़के होते हैं जिनको नेल पेंट्स लगाना, मेहंदी लगाना, लड़कियों की तरह बल खाना, शर्माना पसंद होता है, और ऐसे बच्चों को हम कई उपनामों से परिभाषित करते हैं। इसी तरीके से कुछ लड़कियां भी होती हैं जिनको छोटे छोटे बाल रख के रहना पसंद होता है, लड़कों की तरह टॉम बॉय स्टाइल में हम कह लेते हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसे बच्चे ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं मोस्टली, और जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो जेंडर डिस्फोरिया लेके पैदा होते हैं। जेंडर डिस्फोरिया मतलब एक ऐसा मेडिकल टर्म है, पहले तो ये बीमारी नहीं है, इसे हमें समझना होगा। जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसा टर्म है जिसमें एक व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका जन्म गलत शरीर में हुआ है, यानी शरीर अलग,
आत्मा अलग। आत्मा अलग। और मुझे लगता है ये उतना ही सामान्य है और कहते हैं ना कि ये उतना ही सामान्य है जितना सामान्य एक पुरुष और एक महिला के अंदर उनकी लैंगिकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ महिलाएं बड़ी साहसी होती हैं और हम कहते हैं कि ये तो मर्दानी औरत है, तो वो उसके अंदर जो उसकी सोल में एक जो मस्क्यूलिटी छुपी है, एक बोल्डनेस छुपी है, वो उसको मुखर बना रही है। उसी तरीके से ट्रांसजेंडर बच्चों को हम जज तो उनके शरीर से कर लेते हैं कि ये लड़का है, ये लड़कियों की तरह नेल पेंट क्यों लगा रहा है, ये लड़कियों की तरह बलखा क्यों रहा है, और फिर हम उन्हें उपनाम देने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही कश्मकश, ऐसा ही संघर्ष, ऐसी ही तकलीफें के साथ में पैदा हुई। एक बहुत संपन्न ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी बहुत ही उम्दा श्रेणी के बिजनेसमैन थे, दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, और घर में जो परिवार में शिक्षा थी, और माताजी गृहिणी है, और कहते हैं कि जमींदार ब्राह्मण फैमिली में मैं पैदा हुई। मतलब बचपन से ये सिखाया गया कि बाथरूम की ये चप्पलें हैं, किचन की ये चप्पलें हैं, डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन मैंने वहां पे सीखा। और उस परिवार में मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ, उनका दुर्भाग्य मानती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी माँ मुझे आज भी ये कहती है, मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ, भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना बनने के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ इतनी सारी रचनाएं लिखने के साथ साथ, मतलब आपको जान के खुशी होगी, मैं एक लेखिका हूँ और अंग्रेजी साहित्य में मैं अपनी रचनाएं लिखती हूँ। तो इतने सारे फ्रेजेस लिखने के बाद साथ इतने सारे मतलब अपने जीवन का साहित्य, मतलब जो मेरा संघर्ष है उसको कलम पे उतारने के बाद भी आज बहुत दुख होता है जब माँ कहती है कि अगर काश मुझे पता होता कि तुम ये बन जाओगे तो मैं तुम्हें पेट में ही मार देती। तो इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, इतना सब कुछ, मुझे लगता है कि हर रोज तो मैं कीर्तिमान गढ़ रही हूँ, पर उसके बावजूद भी कभी माँ का वो फोन नहीं आता है, कभी वो कॉल नहीं आता है कि तुमने खाना खाया क्या। कॉल आता है तो फिर वो गालियों के साथ ही आता है, तुमने नाक कटा दी, तुमने हमारे परिवार का कुल का विनाश कर दिया, तुमने हमारा वंश मिटा दिया। पर क्या कभी किसी ने समझा कि मेरे ऊपर क्या बीतती है? और आपने पूछा कभी कि पैदा तो उन्होंने किया? हाँ, पैदा उन्होंने किया। तो इतना पेनफुल यात्रा को मैंने झेला, और जब मैं पैदा हुई तो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, आई वॉज वेरी एक्सीलेंट इन स्टडीज, और कला के प्रति मेरा बड़ा रुझान था। बचपन में तो मुझे कथक सीखने का अवसर नहीं मिला, पर मैं डांस बहुत किया करती थी। और आप हंसेंगी, डांस भी मैं फीमेल अटायर में करती थी, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और जो फंक्शंस होते थे उसमें, क्योंकि वो नारित्व जो था मेरे अंदर, जो फेमिनाइन पावर, एक कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं एकमात्र पुरुष हूं, ये सारी सृष्टि नारी है। आई एम द ओनली वन अ मैन इन दिस वर्ल्ड एंड एंटायर दिस यूनिवर्स इज वुमेन। यानी जो पुरुष भी है वो भी नारी है, एकमात्र पुरुष प्रभु श्री कृष्ण है। तो जब एक पुरुष होने के बावजूद प्रभु ये बोल रहे हैं, तो आई वॉज लाइक लिटिल सरप्राइज्ड कि, तो मैं अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कमतर आंकती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ बनने के बावजूद भी मैं आज एक अपनी माँ की मानसिकता नहीं बदल पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि अंजलि जी मैं प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैं हर रोज मेहनत करती हूँ, हर रोज मैं उनको ये फील कराती हूँ कि मम्मा मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया, आज मुझे ये मौका मिला, आज मैं यहाँ पे थी, पर उनके चेहरे पे वो खुशी कभी नजर नहीं आती, और वो अंदर ही अंदर मुझे बहुत तोड़ती है। तो ऐसा ही वाकया हुआ कि जब मैं 14 साल की थी, तो 14 साल की उम्र में क्या हुआ कि एक दिन की बात है, रात को करीबन 10:30 बज रहे होंगे, जब मैं घर में अकेली रहा करती थी, मम्मी मायके चली जाती थी, मैं उनकी साड़ी ब्लाउज पहन के घूमती थी, मैं अपनी बुआओं के फ्रॉक सूट्स पहन के घूमती थी। आज से मतलब 20 साल पहले फ्रॉक सूट्स का बड़ा चलन था, ऑरिव वाले फ्रॉक सूट चलते थे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जूट फॉर लाइफ टेक्सटाइल और इसके लिए प्रसिद्ध है, तो खादी और स्वदेशी की बात हो तो सूट्स की बात होना लाजमी है, तो वो मैं पहन के घूमती थी। एक रात की बात है, मम्मी ने मुझे खाना दिया और मैंने उनसे जाके कहा
कि मम्मी मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, मुझे नफरत होती है इन पैंट शर्ट से, मुझे आग लगती है इस पैंट शर्ट को पहनने में, मुझे नहीं पसंद है ऐसे रहना। तो मेरी माँ ने कुछ नहीं सुना और मेरे गाल पे एक रसीद काट दी और कहा तू पागल हो गया है, तेरा साइको हो गया है, तेरा इलाज कराना पड़ेगा। और मार पीट के मैं रात को सो गई। सुबह बस मैंने तय किया, मॉर्निंग में उठी, उठने के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे इस रूप में नहीं रहना है, अब देवेंद्र को मरना होगा और देविका को पैदा होना होगा। और इसके लिए हिम्मत मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और व्यक्ति मुझे हिम्मत देने नहीं आएगा, कोई उठ के नहीं आएगा। बहुत से लोग होते हैं, अंजलि जी मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बता दूं, बहुत से ट्रांस बच्चे हैं या मार्जिनाइज सेक्शंस के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, तेजाब पीड़िता महिलाएं हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें से जो कुछ एक लोग जो एक आगे लेवल पे आ जाते हैं, जैसे आपकी ही बात करें, आज आप नेशनल अवार्डी है, जूट को लेके आपने पूरे भारत ही नहीं विश्व में कीर्तिमान गढ़ी है। तो कुछ लोग जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स होंगे वो कहते होंगे कि हमें मदद वहां से नहीं मिल पा रही है या वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है। आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद बनना है। तो इसी तरीके से कुछ ट्रांसजेंडर बच्चे कहते हैं हमें ट्रांजिशन का मौका नहीं मिला, हमें अवसर नहीं मिला। अवसर क्या आपने ढूंढा? क्या आपने पाया कि क्या बदलाव आपको करने हैं? कहते हैं ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी बंदे से आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो आपने खुद को बुलंद किया नहीं, आपने खुद को मजबूत बनाया नहीं, और आप दूसरे से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारे लिए आएगा। मैं तो अंजलि जी, मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की वो कहावत, उनके लिखे हुए इस वर्डिक्ट को, उनके लिखे हुए उन 4 लाइनों को मैंने अपनी जिंदगी में बना लिया है सूत्रधार, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे बुलाने से नहीं आता है तो तुम्हें अकेला चलना चाहिए। तो मैं तो अकेली चल रही हूँ, और अकेले चलते चल नहीं, आप दौड़ रही हैं। हाँ, कह सकते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैंने एक रात को मैंने कहा बहुत हुआ। उस रात को मालवा एक्सप्रेस से मैं 20 रुपए चोरी करके घर से दिल्ली भाग गई। पहला दिन रोने धोने में गया। कौन सी जगह घर था? मेरा घर धौलपुर राजस्थान में। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव, मतलब शहर में हुआ है, गांव तो नहीं, जिला है जिसे हम धौलपुर कहते हैं, चंबल के बीहड़ के पास है। और मेरे लिए सौभाग्य ये है, उत्तर प्रदेश इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि ना हो कि मेरी कर्म भूमि है। क्योंकि मेरे घर से जो आगरा की दूरी है वो बस 10 मिनट की दूरी है, यानी मैं आगरा के बॉर्डर पे, यानी मेरा खाना पीना रीति रिवाज सब उत्तर प्रदेश के रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ उत्तर प्रदेश की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने उत्तर प्रदेश से किया, मैंने सारी स्टडीज अपने उत्तर प्रदेश में की और कला को भी उत्तर प्रदेश में सीखा। तो मुझे लगता है कि जन्म जरूर राजस्थान में हुआ, पर उत्तर प्रदेश ने जो मुझे नवाजा है, मतलब कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हैं, तो मैं कहती हूँ कि मूलतः तो मेरा जन्म राजस्थान में हुआ, पर मैं हूँ उत्तर प्रदेश की। और तो उस रात में घर से भाग गई। पहला दिन रोने धोने में गया, दूसरे दिन 20 रुपए थे, उससे कुछ खा लिया, तीसरे दिन मेरे पास कुछ नहीं था। और एक वाक्य मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नारीत्व था, बाल तो बड़े छोटे छोटे से थे, पर चूंकि एक फेमिनिटी थी, तो रेलवे स्टेशन पे वो जो नोचने वाली आंखें हैं, जो आपको बिना चश्मा लगाए या एक्सरे मशीन लगाए एक्सरे करने वाली आंखें हैं, उनसे मुझे बहुत डर लग रहा था। सोचिए कितने दुख की बात है, मतलब मैं सिरह जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ कि एक 14 साल का बच्चा जो कभी अपने घर से बाहर नहीं रहा, जिसने दुनिया नहीं देखी, और एक पल में सब बेगाना हो गया। और मैं उस रात थरथरा के ऐसे कांप रही थी। मैं एक कुर्सी के पास बैठी हुई थी और मैं कांप रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरे साथ कुछ हरकत ना कर दे, वारदात ना कर दे। फिर एक आदमी मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करी, मुझसे कही चल तू मेरे चल, मैं तेरे को खाना दूंगा। मैं वहां से भाग गई। पर तीसरे दिन मैंने एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का, मैं रात को स्टेशन पे ही सोती थी, वहीं पे जो होता था खा लेती थी। कोई पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, पता ही नहीं था क्या करना है। घर की याद बहुत आ रही थी। उस जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे, तो मेरे पास कोई फोन भी नहीं था, और 20 रुपए थे बस। ना कोई सोना था, ना कोई चांदी था, और इतनी मैं तड़पी हूं। और उस वक्त
मेरा सहारा बने मेरे समुदाय के ट्रांसजेंडर व्यक्ति। तो ट्रेन्स के अंदर जो भीख मांगते हैं, ट्रेन्स में जो भिक्षावृत्ति करते हैं, वो लोग मेरे पास आए। और जब वो लोग मेरे पास आए, उन लोगों ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे दूर से पहचान लिया, क्योंकि वो लोग पहचान लेते हैं अपनी कम्युनिटी को, वो लोग पहचान लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और पहचानने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या खाना है। मैंने कहा मुझे भूख लगी है। तो इतनी सी छोटी चाय और एक रस का पैकेट उन्होंने मुझे दिया और वहां से मेरी यात्रा भिक्षावृत्ति के चंगुल में शुरू हो गई। मुझे एक डेयरी में ले जाया गया। वहां मुझे मेरे बाल बढ़ने में 6 महीने लगे। मुझे वहां पे भीख मांगना कैसे होता है, कैसे भीख मांगना है, उसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। बहुत अत्याचार झेले। जो वहां पे सो कॉल गुरु अम्मा थी, वो मुझसे झूठे बर्तन साफ कराती थी। 2 रोटी देने के लालच में पूरी पूरी रात वो मुझसे पैर दबवाती थी। मेरा देह शोषण होता था। और मतलब लिटरली मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट से कि जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, या अधिकतर भारत में अगर हम बात करें, लैंगिकता का जो शोषण है आपके परिवारजनों से ही शुरू हो जाता है। और मैं इसकी खुद मतलब मैं खुद इसकी मतलब कहते हैं कि पीड़िता बनी। छोटेपन में जब मैं 9 वर्ष की थी, तो मेरे सगे कजिन ने 2 बारी मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। वो मैं खुल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज, उस समय मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, आज मेरे अंदर हिम्मत है। उस समय मेरे पास वो ताकत नहीं थी कि मैं लड़ सकूं, मैं कुछ कह सकूं, मैं कुछ बता सकूं अपनी व्यथा। और न जाने मेरे जैसे कितने उस मासूम। वक्त आपने अपने माता पिता को ये बात मैंने बताई? कोशिश की मम्मी पापा को बताने की। तो जिसने मेरे साथ रेप अटेम्प्ट किया, मेरे कजिन ने, उसने कहा तेरे मम्मी पापा को हम जान से मार देंगे अगर तूने कहा तो। और मैं डर गई, मैं घबरा गई। और मुझे मतलब बहुत मतलब कहते हैं इतनी गंदी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। उसके बावजूद जब मैंने मम्मी को ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों में ये ब्लड कैसे लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं गिर गई थी और गिरने से मुझे चोट आ गई और उससे लगा, क्योंकि मुझे उसने इतना डरा दिया। और हर रोज वो मेरे साथ, फिर आगे जाके वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मेरा कजिन, और हर रोज मेरा शोषण होने लगा। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी हर बच्चे की है। आज आप ये देखिए, जो छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, मैं इस जूट फॉर लाइफ के आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके घर में छोटे बच्चे हो, प्लीज किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ या रिश्तेदार के साथ उन्हें अकेला ना छोड़े। अपनी व्यक्तिगत निगरानी में उन बच्चों पे ध्यान रखें, क्योंकि कब भेड़िए के रूप में छुपा हुआ इंसान उन बच्चों के साथ शोषण करे, आप सोच नहीं सकती। मैं पॉक्सो नाम का एक कानून पढ़ाती हूँ। पॉक्सो कानून का क्या है कि उस कानून में मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि उस जमाने में तो ये कानून ही नहीं था। उस जमाने में तो कब कब क्या कहते हैं, किस बच्चे के साथ क्या हो जाए, तब तो कुछ अधिकार नहीं था। पर आज मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी भारत सरकार को, मेरे सर्वोच्च न्यायालय को, कि आज ही का फैसला आया। शायद अंजलि जी उस टाइम मेरे पास ये ताकत होती तो मैं भी खुल के बोल पाती, और शायद मुझे पता होता कि हम बच्चों के भी अधिकार हैं। हम बच्चों का बाल शोषण एक अपराध है। अगर ऐसे बाल अधिकार आयोग बने होते उस जमाने में, तो शायद हम लोग भी मैं भी खुल के कह पाती। पर आज मैं इस चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि प्लीज चुप्पी तोड़नी है। जो बच्चे आज इस चैनल को देख रहे हैं, अगर कहीं से कहीं तक जो बच्चे, जो खासकर फीमेल, जो हमारी बालिकाएं हैं, हमारी बेटियां देख रही हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज आप अपनी चुप्पी तोड़ें, प्लीज आप आवाज उठाएं, और जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि जो मैं नहीं उठा पाई वो आज आप करें। तो इसके साथ एक दिन मैंने ऐसे ही जब मैं डेरे में थी गुरु अम्मा के पास, तो मैंने कहा कि बहुत हुआ, अब मैं भीख नहीं मांग पाऊंगी। बिकॉज वो मुझे लाल बत्ती पे मांगने के लिए भेजती थी। दिल्ली में एक जगह है, आपने सुना होगा, पड़पड़गंज। तो पड़पड़गंज रेड लाइट्स पे खड़े होके मैं भीख मांगा करती थी। और उस जमाने में, हाँ, उस जमाने में मुझे करीबन दिन का मैं 200 रुपए कमा लेती थी। आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। और उसमें से मुझे सिर्फ 2 रुपए दिए जाते थे, सारे पैसे मुझसे मार के गुरु अम्मा छुड़ा लेती थी।
एक बार की बात है, गुरु अम्मा के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी होते थे, उनके गुंडे रहते थे वो लोग। उसने मैं गरम गरम रोटियां नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो मैं गरम गरम रोटियां नहीं बना पा रही थी, तो उसने तवा उठा के मेरे सर में मारा, और आज आप भी मेरे होठ के नीचे निशान दिख रही है, उसी का फटा हुआ है। उसने मुझे इतना बुरा मारा और मेरा ये पूरा होठ फट गया। सिर्फ कारण क्या था कि मैं वो गरम गरम रोटियां उस गुरु अम्मा के हस्बैंड को नहीं खिला पाई। और उस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं घर से भाग गई तो उनके डेरे से, और मैंने कुछ ट्रांसजेंडर साथी जो मेरे दोस्त बन गए थे उनसे मैंने कहा कि कोई और काम मिलेगा जिससे मैं रोटी खा सकूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और रेड सिग्नल है, वहां मांगते हैं, वहां पे उस गुरु गम्मा का वो इलाका नहीं लगता है, वहां मांगेंगे, वहां भीख मांगेंगे तो तुम बच जाओगी। वहां मैंने भीख मांगना शुरू किया, और उसी दौरान मैं एक सामुदायिक कार्यकर्ता समाज सेवियों के बीच में आई। उस समय वो एचआईवी का प्रचार कर रहे थे, उस समय एचआईवी प्रिवेंशन पे बहुत प्रचार हो रहा था। एचआईवी का जब वो प्रचार हम लोग कर रहे थे, तो एचआईवी प्रचार के समय में क्या हुआ कि उनके नजदीक में आ गई, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। वहां से मेरी यात्रा एनजीओ सेक्टर्स में शुरू हो गई। उस वक्त उम्र क्या रही हो? उस वक्त मेरी जो उम्र थी, जहां तक मुझे अच्छे से याद है, मैं आई थिंक आई वाज 17 years old। मैं 17 साल आप डेरे में रही? डेरे में और सड़क पे मैंने जीवन बिताया। और मैंने शुरुआती दौर में अपना पेट भरने के लिए, जैसे हर एक बच्चा करता है, वैसे मैंने देह व्यापार भी किया, और जो वहां से जो पैसा मिलता था उस पैसे से मैं अपनी, क्योंकि भिक्षावृत्ति का सारा पैसा छुड़ा लिया जाता था, तो चूंकि अगर मेकअप भी लगाना है, कुछ खरीदना भी है, कुछ कपड़े भी पहनने, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो पैसा वहां से आता था। तो एक दिन मैंने कहा कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगी, और मैंने देह व्यापार कम किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने नहीं किया, क्योंकि हर एक ट्रांसजेंडर बच्चा इस दौर से गुजरता है। क्योंकि अंजलि जी, जब आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई तकनीक नहीं है, आपके पास कोई हाथ का हुनर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? भीख तो मांगेंगे या अपना जिस्म बेचेंगे। हर दूसरा ट्रांसजेंडर बच्चा आज इस पोस्टकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, या तो वो भीख मांगता है या वो जिस्म फरोशी की दलदल में फंस के मर जाता है। कितने सैकड़ों ट्रांसजेंडर बच्चे मेरे देह व्यापार के कारण एचआईवी एड्स से बिना इलाज की वजह से मर गए। कितने सारे बच्चे मेरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, क्योंकि एचआईवी और टीबी का चोली दामन का साथ है। तो अगर आपको एचआईवी होता है तो टीबी होगा ही होगा। और ऐसा होने के बावजूद, और जबकि सरकारें इतना अच्छा काम कर रही है, पर धरातल पे काम हो ही नहीं पाते हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि मैं एनजीओ सेक्टर्स में आ गई, और वहां पे जो फादर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस फादर सिस्टर्स होते हैं, उनका एक मिशन स्कूल चलता था, सेंट जूड मिशन स्कूल करके था, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके वहां पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता था, जो नर्सिंग ट्रेनिंग, जहाँ पे ये भी दिल्ली में ही था। तो वो लोग रात में बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशंस, खाली ट्यूशंस पढ़ाते थे, नाइट स्कूल कह सकते हैं, एग्जाम नहीं भरवाते थे। मैं रात को वहां पढ़ती थी, और ऐसे करके मैंने धौलपुर से 10th किया, धौलपुर पब्लिक स्कूल मेरे शहर में जाके चुपके से, और 12th किया। और एक रात मैं अपने घर में थी, मेरे बाल बड़े हुए थे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी माँ ने रात में मेरे बाल कैंची से काट दिए थे। आप घर वापस गए? हाँ, मैं घर वापस गई, और उसी रूप में गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं जबरन घुस गई, क्योंकि ढीठ थी ना। वो कहते ना कि जिद्दी मैं बहुत हूं, मुझे इतनी जिद है मेरे अंदर कि अगर मैं ठान लूं तो वो मुझे करना है। मुझे देवेंद्र से देविका बनना था, मुझे इतनी कठिनाइयों से गुजरना था, लेजर ट्रीटमेंट से गुजरना था, सर्जरी से गुजरना था, और मैं गुजरी, क्योंकि मुझे एक औरत बनना था। मुझे हिजड़ा या किन्नर जो हमें नाम दिए जाते, मुझे वो नहीं बनना था। आई वॉन्ट टू बी अ वुमन। कौन ट्रांसजेंडर बच्चा इस दुनिया में चाहता है कि हम ऐसे बने? हम तो चाहते हैं कि हम एक औरत बने, बिकॉज वो नारित्व ही तो था जो आग लगा रहा था, वो फेमिनाइन पावर ही तो थी जो चाह रही थी कि मुझे एक औरत बनना है, मुझे एक, क्योंकि कहीं ना कहीं शालीनता, गरिमा मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। मेरे अंदर वो नारित्व था, वो लालित्य मेरे अंदर कूट कूट के भरा था, कि वो फेमिनाइन पावर मुझे ये कह रही कि तू आगे बढ़, अपने शरीर का इख्तियार कर,
अपने शरीर को हूबहू वैसा बना जैसा तुझे चाहिए। और इसके लिए मैंने लेजर थेरेपीज और हार्मोन थेरेपीज की शुरुआत करी। तो इसका पैसा कहाँ से आता था? इसका पैसा जो भीख मांगती थी उससे होता था। पढ़ाई भी भीख मांग के ही करी। अपनी 12th से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके सारी पढ़ाई मैंने अपनी भीख मांग के करी है। और जब मैं थोड़ी सी सक्षम फादर ने मेरे फादर की डेथ बहुत छोटे एज में हो गई थी। आई वॉज ओनली 2.5 years old जब वो मुझे छोड़ के चले गए थे। और ये गनीमत है, आज मैं इस चीज को ब्लेसिंग मानती हूँ। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है। आप सब लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि कह रही कि मेरी गनीमत है कि मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पापा का स्वर्गवास हो जाने से मैं उस हिंसा से बच गई जो हिंसा मुझे और झेलनी पड़ती। क्योंकि बतौर फादर कौन स्वीकारता है कि उसका बच्चा ट्रांसजेंडर हो? बतौर फादर कौन स्वीकारता है कि उसके बच्चे को हिजड़ा कहा जाए, किन्नर कहा जाए? कौन बतौर फादर ये स्वीकारता है कि उसके अच्छे खासे बच्चे को लोग मीठा, हाफ बिरयानी, हिजड़ा, छक्का कह के गालियां दे, अपमानित करे, उसके मुंह पे इस तरीके की बातें करे? आप ही मतलब आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या बताऊं कि आज भी जब मैं मेट्रोज में जाती हूँ, इस लेवल पे पहुंचने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब मैं यूज करती हूँ या मैं कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते हैं। आज भी ये वर्तमान में स्थिति है। आज भी डॉक्टर वहां से देख के इलाज करते हैं। जब मैं HIV टेस्टिंग के लिए अपने बच्चों को लेके जाया करती थी या जब मैं अपने बच्चों को, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मैं लेके जाती हूँ कोई भी मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए, डॉक्टर हाथ लगाने से कतराते हैं। डॉक्टर बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको टच नहीं करना। मतलब सच में मैं पैदा तो ब्राह्मण परिवार में हुई, पर मैं खुद को दलित से कम नहीं समझती हूँ। कुछ लोग तो जाति से दलित होते हैं, मैं तो कर्म से दलित हूं। मैं इसलिए दलित हूं क्योंकि अछूत होने का दर्द, अछूत होने का जो पेन है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कितना मुश्किल है अंजलि जी कि आप एक मेट्रो में बैठे हैं और आपकी सीट से 2 सीट छोड़ के दूसरा पैसेंजर बैठ रहा है। यानी लोग तैयार नहीं है। या जिस सब्जी वाले पे आज भी ये होता है कि जब मैं सब्जी खरीदने किसी शॉप पे जाती हूँ, ठेले पे जाती हूँ, तो साथ में सब्जी खरीदने वाली औरतें दूर हट जाती हैं या वो लेने से मना कर देती हैं। किसी सैलून पे, पार्लर पे जाते हैं तो आईब्रोज बनाने के लिए लोग मना कर देते हैं, फेशियल करने के लिए लोग मना कर देते हैं। मतलब कितना स्ट्रगल हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होता है कि हम अपने बालों को अगर कटवाने भी जा रहे हैं तो 99% सैलून पे मना कर देते हैं कि हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हर रोज हम टूटते हैं, हर रोज हम बिखरते हैं। मुझे क्या पता है, मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता। हिजड़ा तो आपने मुझे नाम दिया, छक्का तो आपने मुझे नाम दिया। लोगों ने मुझे बताया कि मैं क्या हूं, मैंने लोगों को नहीं बताया कि मैं क्या हूं। लोगों ने मुझे ये बताया कि तू ये है। लोगों ने ये बताया तेरा जीने का हक नहीं है। लोगों ने मुझे बताया तुझे भीख मांग के खाना है। लोगों ने मुझे बताया कि तुझे फेंका हुआ खाना खाना है, तुझे कूड़े में से खाना खाना है, तुझे शादी ब्याहों में से भीख मांग के खाना खाना है। ये लोगों ने मुझे बताया। मैंने तो नहीं कभी चाहा था। मैंने तो कभी नहीं बोला कि जिंदगी में ऐसा कुछ हो। और ये यात्रा वहां से ही शुरू हुई। उसके बाद मैं पर टूटी नहीं, मैं बिखरी बहुत हूँ अंजलि जी। बहुत दर्द मैंने सहा है, मैं बहुत दर्द सही हूँ। और मुझे लगता है हर आप के यहाँ का हर एक व्यक्ति ऐसा 99% दर्द से रहता है। सभी व्यक्ति। कभी कोई ऐसी, मैं जानना चाह रही हूँ, कोई ऐसी फैमिली हुई कभी जिसने अपने बच्चे को अपनाया हो? अब बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चे अब अपना रहे हैं। तो ट्रांस पुरुषों को इजीली अपना लिया जाता है। जो ट्रांस पुरुष है यानी कि जो अपना ट्रांजिशन फीमेल टू मेल करते हैं, उनको अपना लिया जाता। ट्रांस महिलाओं को नहीं अपनाया जाता है क्योंकि उनके लिए वो टैबू नहीं है। उनके पीछे वो भिक्षावृत्ति नहीं जुड़ा हुआ है, उनके पीछे वो देह व्यापार नहीं जुड़ा हुआ है, पारंपरिक रूढ़ियावादिता नहीं जुड़ी हुई है कि तुमको भीख ही मांगना है, तुमको सेक्स वर्क ही करना है, तुमको कूड़े में से खाना है। लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं अपने बचपन का एक दिन वाकया बताती हूँ कि जब मैं वहां पड़पड़गंज पे रहती थी, लोग मतलब लिटरली लोग जो होते थे वो अपनी झूठी प्लेट्स में समोसा, मुझे आज भी याद है, वो वेज बिरयानी खा के फेंक देते थे। और मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं सच में उस कूड़े में से खाना निकाल के खाती थी। मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब कुछ खा सकूं और उस कूड़े में से मैं मतलब खाना, मतलब कितनी दर्दनाक जिंदगी मैंने अपने जीवन में जी है। और
उस कूड़े में से मैंने खाना निकाल के खाया है। तो भगवान से मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर ने पता नहीं ऐसा क्यों बनाया कि हम जैसे लोगों को इस तरीके से जिंदगी जीनी पड़ती है, बट अब समय बदल रहा है। अब मैं नहीं कहूंगी कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब वही काम करेगा, और मुझे लगता है कि आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। आज मैं एक संवैधानिक बोर्ड के अंदर बैठी हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य के रूप में काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में सनातन धर्म की सेवा कर रही हूँ, संस्कृति की सेवा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वो संघर्ष अगर नहीं होता ना, वो झूठा हुआ खाना, वो कूड़े से फेंका हुआ खाना अगर मैं नहीं खाती, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। पर वो आप ही हैं जो आज यहाँ बैठ पाई। मुझे लगता है इतने संघर्ष में बहुत से लोग तो हिम्मत हार चुके होते हैं। हाँ, ये तो है, पर मैं यही कहना चाहती हूँ, हिम्मत नहीं हारना है और कुछ कर गुजरना है। और आज मतलब चूंकि जिस बोर्ड में, जिस संवैधानिक बॉडी में मैं बैठी हुई हूँ, उस बोर्ड के अंदर, उस बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीजें देखते हैं। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि आपको राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा है, तो इस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हमारी उपाध्यक्ष महोदया को दिया गया था। चूंकि मैं सदस्य हूँ तो मेरे पास तो वो दर्जा नहीं है, पर हाँ, एक प्रोटोकॉल है मेरे पास, और उस प्रोटोकॉल के तहत मैं काम करती हूँ। और जो हमारे यहाँ की उपाध्यक्ष महोदया थी, यानी ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी संवैधानिक बॉडी में से एक ट्रांस महिला को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, हमारी जो उपाध्यक्ष थी। और मुझे लगता है कि उस पूरे बोर्ड का भार एकमात्र मैंने अपने कंधे पे रखाया, क्योंकि सबसे बड़ी एक चीज थी कि मुझे मुखर होने की वजह से, मुझे वोकल होने की वजह से सरकार ने सारा भार मेरे कंधों पे डाल दिया कि तुम ही इसको आगे लेके जाओगी। वैसे काम मेरे सदस्यों ने काफी अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्र में, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि राजधानी की कमान मेरे हाथ में रही, और मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे लखनऊ में रहने का अवसर मिला और काम करने का अवसर मिला। तो इस तरीके से मेरी यात्रा शुरू हुई। सरकार से कैसे जुड़ा, कहाँ, मतलब कैसे कनेक्शन हो पाया आपका? सरकार से ऐसे कनेक्शन हुआ कि एक रोज जब मैं भीख मांग रही थी दिल्ली में, तो बहुत मन में लालसा होती थी कि देखिए राजनेता ऐसे होते हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो परिवर्तन ला सकती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। आपको एक नेतृत्व की जो योग्यता है, एक जो नेता बनना है। लोग कहते हैं हम नेता नेम और फेम के लिए बनते हैं, मुझे लगता है नेता वही बनता है जो परिवर्तन लाता है। और मैं जो नेता बनी हूं, मैं नेता तो नहीं कहूंगी, आई एम अ लीडर फॉर द कम्युनिटी। और नेता से पहले मैं एक सामुदायिक कार्यकर्ता हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं पशुओं के अधिकारों के लिए, क्योंकि अगर मनुष्यों का अधिकार है तो बेजुबान पशुओं का भी अधिकार है। अगर मनुष्यों को जीने का अधिकार है तो बेजुबान पशुओं को भी अधिकार है। और यही हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 13, 14, 15, 19 हमें यही सिखाते हैं। आर्टिकल नंबर 51 हमको यही सिखाता है कि हमको समानता देनी है। पर कितनी समानता? लोग चिल्लाते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतना आरक्षण कर देंगे, हम उनके लिए ये कर देंगे। किस महिला को आरक्षण मिल रहा है? आज हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए। जब मैं विधानसभा में कभी जाती हूँ, दर्शक दीर्घा में बैठती हूँ, तो मुझे गिनती से 10 विधायिकाएं नजर नहीं आती हैं जो फीमेल है, और चारों तरफ पुरुषवादी समाज नजर आता है। तो हम जब ये गैप नहीं भर पाए हैं, जब हम पुरुष महिलाओं का गैप नहीं भर पाए, तो हम थर्ड जेंडर को क्या अधिकार देंगे? तो 2014 के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट ने आपको लालसा जजमेंट आया, जी जजमेंट आया, तब उसके बाद भी मैंने देखा कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया। तो क्या सरकार की तरफ से कमी रही, न्याय की तरफ से कमी रही, या आप ही की तरफ से कमी रही? मुझे लगता है सरकार ने 2014 में अगर सरकार को इतनी ही हमारी पड़ी होती जितनी सरकारें पहले गई, ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, श्री प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को, जिन्होंने एक सोच बनाया कि जो तबका कमजोर है। अब जैसे आप ही की बात कर लें, तो जैसे आप जूट फॉर लाइफ में काम कर रही, आपका एक स्टार्टअप है, आप इतनी सारी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, तो आप ही जिस चीज से जुड़ी है, तो एक बॉडी आपने सुना होगा, माटी कला बोर्ड। जी,
जो तो माटी कला बोर्ड में जो मार्जिनाइज लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको खड़ा करने के लिए, उनको आगे करने के लिए सरकार ने इतनी प्रभावी योजना बनाई। तो सरकार काम कर रही है। थोड़ा सा जो पिछली सरकारें रही, पिछली सरकारों ने हमारा इतना शोषण किया है, हम लोगों को इतना कुचला है, दबाया है। पिछली सरकारों ने हम लोगों की जो मतलब हम लोगों को कहते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को एकदम कहते हैं कि सड़क पे भिखारी बना दिया, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें कभी वोट बैंक माना, ना उन्होंने कभी हमें सम्मिलित किया, ना उन्होंने हमें सम्मान दिया, ना उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा अस्तित्व क्या है। जब 2014 में नालसा जजमेंट आया, उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया 2019 में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट आया, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, और उस अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा मिला। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की वैमनस्यता आपस में, यानी कि अगर मुझे इज्जत की रोटी खानी है तो कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ऐसा कानून बनाया गया। और आपको जान के खुशी होगी अंजलि जी, भारत पूरे विश्व के अंदर 7वां ऐसा देश बना जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लीगली मान्यता दी गई। और अभी जनगणना में भी इन्वॉल्व है। और 2011 में उत्तर प्रदेश में जो जनगणना में हम लोगों का जो पॉपुलेशन था वो 1 लाख से ज्यादा था, पर मैं आपको डंकी की चोट पे कह सकती हूँ अब हमारा पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होगा उत्तर प्रदेश में। और सरकार अच्छा काम कर रही है। 2021 में यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस बोर्ड की स्थापना करी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य मंत्री तक का दर्जा दिया। कितनी बड़ी बात है कि हम जैसे लोग जिनको सपने देखने का हक भी नहीं है, मतलब बहुत से लोग हैं तो सपने देखते हैं, हमें तो सपने देखने का भी हक नहीं है। और अगर हम सपना देखते हैं तो सपने हमारे छीन लिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तू सपना देखेगी, तुझे तो भीख से मांग के खाना है, तुम कुछ करोगी, तुझे कुछ करना है। मैंने कहा मुझे बहुत सुंदर बनना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत सुंदर नृत्यांगना बनना है, कथक नृत्यांगना बनना है। तुम जैसे लोग जो ढोलक पेटी पे नाचते हैं, तुम जैसे लोग जो घरों में नाचते, तुम नृत्यांगना बनोगी। तो वो जो शब्द था, वो जो गालियां थी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा अंजलि जी, मैं जिस दरवाजे पे कथक सीखने के लिए जाती थी वो दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया जाता था, मुझे भगा दिया जाता था। मुझे बाहर नौकर, जो उनके घरों में काम करने वाले नौकर शब्द तो मैं बोल भी नहीं सकती है क्योंकि वो हमारे हाउस होल्डर्स हैं, वो हमारे साथ हमारे घरेलू कामों में मदद करते हैं। तो जो उनके घर में हाउस होल्डर्स हुआ करते थे, जो उनके घर में उनकी सहायता करते थे काम करने के लिए, वो लोग आते थे और कहते थे कि साहब नहीं है, जाइए, मैम साहब नहीं, और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे। आप पैसा देने को तैयार थे तब भी घर में एंट्री नहीं करने देना है, दरवाजे पे सिखाना ही नहीं है। सीखा फिर मैंने एक बार की बात है कि मैं दिल्ली में पड़पड़गंज पे बड़ा मतलब कैसे लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश ने मेरी जिंदगी को बदला है। मतलब लिटरली आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं रोटी भी अगर खा रही हूँ टुडे, मैं जो कुछ खा रही हूँ वो इस लखनऊ की वजह से, इस सरजमी की वजह से, इस अवध की वजह से, मेरे प्रभु राम, मेरे भगवान लक्ष्मण की वजह से है। क्योंकि ये अवध नवाबों का शहर तो बाद में है, ये मेरे राम का शहर है, ये मेरी लखनपुरी है, ये मेरे प्रभु लक्ष्मण जी, मेरे भगवान लक्ष्मण जी की पुरी है। ये वो पवित्र धाम है जहाँ पे संजीवनी बूटी लाते वक्त हनुमान जी ने विश्राम किया और गोमती नदी का जल पिया। तो इतना सुंदर जो मेरी लखनपुरी है, मेरा अवध है, उसकी प्रख्यात कथक नृत्यांगना और गुरु श्रीमती कपिला राज शर्मा जी एक रोज पड़पड़गंज से निकलती हुई चली, और मैं कुछ ऐसे हस्तक और ऐसे कुछ अंदाज और ऐसे कुछ कर रही थी, तो ऐसी टीवी में से देख के तो उन्होंने बोला इधर आओ। मैंने कहा 10 रुपए देना है तो दो, नहीं तो चलती बनो, गालियां दूंगी 1500, इधर नहीं करना, अरे इधर तो आओ। और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद मुझे कहा तुम्हें कथक सीखना है? मैंने कहा वो क्या होता है? अरे क्लासिकल डांस सीखना है। मैंने कहा आप सिखाओगे मुझे? कि हाँ, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, आज यहाँ प्रोग्राम में आई हूँ दिल्ली में, और कार्यक्रम करने के बाद अब मैं वापस लखनऊ जा रही हूँ। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, और वो नंबर मुझे आज भी याद है, 0522233160। और वो नंबर मुझे गुरुजी ने दिया, तब तो लैंडलाइन फोन थे, और मैंने कॉल किया कि
मैं देविका बोल रही हूँ। तो उनके घर में किसी व्यक्ति ने उठाया। मैंने कहा मुझे कपिला जी से बात करा दीजिए। तो कपिला जी ने उठाया। हाँ बताइए। मैंने कहा मैं देविका। कि कौन देविका? अरे वो वहां लाल बत्ती पे मिली। अच्छा 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 अच्छा। इस तरीके से उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया और मुझे किराया दिया। अपने पैसे लगा के मैं आई थी, फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए किराए के लिए। तब तो 50 रुपए का टिकट था बस, दिल्ली से लखनऊ तक का। और मैं आई, पहले मुझे पेट भर के खाना खिलाया। उस समय वो कथक केंद्र में थी। ये कौन से साल की बात थी? ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने, ये 2009 की बात है। और जब मैंने 12th कर लिया था, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी मैं। और वहां से मेरी यात्रा कथक नृत्य में शुरू हो गई। मुझे सीखने का अवसर नहीं मिला। आप उनके घर में ही रहे? मैं उनके घर में नहीं रही और मुझे उनके घर में जाने का अवसर तक नहीं मिला, क्योंकि ना उन्होंने मुझे कभी कहा कि घर चलो, ना मैं कभी घर गई। वो जो जहाँ कथक केंद्र में नौकरी करती थी, जहाँ पे वो डायरेक्टर थी लखनऊ कथक केंद्र में, मैं वहां जाती थी। और चूंकि अंजलि जी, मुझे भूख लगती थी, मुझे पेट भरना था, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, तो मैंने विधिवत रूप से कथक की शिक्षा नहीं ली। आपको एकलव्य के समान मैंने कथक सीखा है। यानी जब भी गर्मियों में जो 2 महीने की कार्यशालाएं होती थी, उन कार्यशालाओं में लग के मैं यहाँ रहती थी। और इससे आप नेशनल अवार्डी इससे बन पाई। और पूरे भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत करने का, उसको समझने का, उसको बताने का और उसको करने का अवसर प्राप्त हुआ। और भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और न जाने अनगिनत कितने मंत्रालयों में मुझे भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने के साथ साथ नेशनल अवार्ड और संगीत नाटक अकेडमी से मुझे रिसर्च ग्रांट मिला भारत सरकार से। मैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से मुझे रिसर्च ग्रांट मिलता है हर साल, जिससे मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का मंदिर परंपरा में, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो मुगलों के आने की वजह से हमारे शास्त्रीय नृत्य को कुचल दिया गया, हमारी गरिमाओं को भंग कर दिया। मुझे लगता है कि कहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्ति उपदेवता की श्रेणी में गिने जाते थे, उनको मुगलों ने हरम तक पहुंचा दिया और हमें तवाइफे बना दिया। हमसे हर वो घिनौना काम मुगलों ने करवाया जिस काम से, और ब्रिटिशर्स ने तो हमारा वो शोषण किया कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये लोग गुप्तचर हैं क्रांतिकारियों के, और जहां ब्रिटिशर्स को हम नजर आते थे वहां पे ब्रिटिशर्स हमें गोलियों से शूट कर देते थे। इसीलिए इस देश की आजादी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, पर मैं अंजलि जी बताना चाहती हूँ, इतिहास के पन्नों से उन्हें मिटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो योगदान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने दिया इस आजादी की लड़ाई में, इस आजादी के संघर्ष में, तो इतिहास ने उनको मिटा दिया। सोचिए, ना घर ने अपनाया, ना माँ बाप ने अपनाया, ना समाज ने अपनाया, ना लोगों ने अपनाया। और मुझे लगता है कि क्या पता मरने के बाद भगवान भी अपनाते होंगे कि नहीं अपनाते होंगे। मैं क्या बोलूं, आप निशब्द कर रही है मुझे। सब अच्छा होगा। हाँ, बट उम्मीद है। और मतलब मैं लिटरली यही आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज में देना चाहती हूँ कि कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, कभी टूटना नहीं है, कभी बिखरना नहीं है। खूब घबराओ, खूब टूटो, खूब बिखरो, बस डरो मत। बिखर जाओ, टूट जाओ, मैं तो कहती हूँ मर भी जाओ, पर दोबारा खड़े हो जाओ। और ऐसे खड़े हो जाओ। आपको पता है, मैं जब अपने एक्टिविज्म के लिए जब मैं जाती हूँ आईएएस अधिकारियों पे, आईएएस अधिकारी मुझे ऐसे बोल देते थे पहले, गेट अप, निकालो इसको, निकालो बाहर कमरे से। जब मैं कभी भी लोगों के पास जाती थी, नेताओं के पास जाती थी कि ये काम कर दीजिए, मुझे दरवाजे से भगा दिया जाता था। पर एक दिन भगाते थे, दूसरे दिन मैं फिर पहुंच जाती थी, तीसरे दिन में, क्योंकि आप ढीठ थी, मैं ढीठ थी, क्योंकि कुछ करना था ना। और इसी के लिए कुछ कीर्तिमान हमने गढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने भारत का पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्लिनिक और क्रिटिकल केयर यूनिट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनाया। सेपरेट वार्ड बनाया, 20 सबसे बड़े प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम बनाई, और आज ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का निःशुल्क इलाज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होता है। उसके साथ साथ हमने भारत का पहला
और हमने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भारत में पहली बार खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा और आज 10 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और जो नहीं जुड़े हैं, जो लोग इस योजना से नहीं जुड़े हैं, मैं सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से, उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों से इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रार्थना करती हूँ, आप प्लीज खाद्य सुरक्षा का योजना का लाभ लें और अपनी इज्जत का राशन, अपनी इज्जत का रोटी, अपने इज्जत की रोटी खाएं, जिससे समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो सके। तीसरा, हमने उत्तर प्रदेश में सेपरेट ट्रांसजेंडर वॉशरूम्स और टॉयलेट्स बनाए और उत्तर प्रदेश में हमने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करी और भी हमारे समाज कल्याण विभाग जो है वो नई नई योजनाएं बना रहा है, नई नई चीजें अभी तैयार हो रही है, पर इतना सरल नहीं है। अभी भी एक दूरी जो है वो भरी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी भी 50 साल और लगेंगे। मैं इस विषय पे आपसे बात भी करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ जहाँ जूट फॉर लाइफ महिलाएं काम करती हैं, वहां पर दीदी आती हैं होली दिवाली, हर बार आती हैं, सम्मान पूर्वक जाती हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो नहीं पूछती कि यहाँ क्या काम होता है, कैसे काम कर सकते हैं हम, क्यों सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है। ये चेंज लाना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी रोजगार सिर्फ आजीविका का एक मुद्दा ही है, सम्मान के लिए लड़ाई ही है और उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। ऐसा मैं सही समझ रही हूँ? आप बहुत बड़ी बात आपने कहा और आपने एक कहते हैं ना कि आप खुद में इतनी बुद्धिजीवी हैं, यू आर अ वेरी वाइज वुमन और आपको ईश्वर ने ये ब्लेस किया है कि आप चीजें समझ लेती हैं और इस बिकॉज यू आर ट्रूली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ और बात कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आपने भी बोला कि हम सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते हैं, तो जो आपका सम्मान आप देते हैं ना, उससे वो लोग बधुआ मजदूरी में लिप्त हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि बहुत इजी कमाई है कि बस जिसके घर जाइए वहां पे कपड़े उतारिए और बदतमीजी करिए और कमा लीजिए। मुझे लगता है कि अब वो समय था जब हमें मौका नहीं मिलता था, जब तक हम ये काम करते थे। और मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने कपड़े उतारने से अच्छा, किसी के घर 2 रुपए 5 रुपए मांगने से अच्छा, किसी के घर पे अगर मान लो 50,000 भी मिल जाएंगे, क्या उससे जीवन कट जाएगा? शायद नहीं। और हम खुद को इतना एम्पावर्ड कर ले, हम खुद को इतना तकनीकी भरा कर ले, इतना मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ ले कि जैसे आज अंजलि जी ने जूट फॉर लाइफ को जिंदा किया है, वैसे ही शायद कोई और किसी डिवीजन में, खादी में या हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में ढेरों सारी चीजें हैं, वो लेके एक अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपकी तरह अगर अंजलि जी नेशनल अवार्डी बन सकती हैं या मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे 2025 में राष्ट्रीय समरसता सम्मान से भी सम्मान किया गया और योगी जी जो हमारे महाराज जी हैं, उनके जो मठाधीश्वर हैं, उनसे पहले जो है स्वामी अवैधनाथ महाराज जी जो कि सांसद भी रहे और जो मठाधीश्वर गोरक्ष पीठ के रहे, उनकी स्मृति में मुझे वो सम्मान दिया गया और राष्ट्रीय समरसता सम्मान मुझे 2025 में समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री असीम अरुण जी के द्वारा दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, अंजलि जी कर सकती हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो वो चेंज अगर हो जाएगा तो समाज तो अपने आप बदल जाएगा। यार बिल्कुल, लोग कहते हैं ना अंजलि जी कि समाज हमको स्वीकारता नहीं है। समाज तब नहीं स्वीकारता है जब आप कोशिश नहीं करते। आज आपको स्वीकार किया ना। बिल्कुल, अगर मेरे को स्वीकार नहीं किया तो आज हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, चाय और कॉफी पी रहे हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को जन जागरण करें और ऐसे छुपे हुए पहलू आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको ये नहीं लगेगा कि इनकी दुआएं ले लीजिए तो आपकी शादी हो जाएगी, इनसे 1 रुपया मांग लीजिए तो आपकी शादी हो जाएगी, इनको घर में खाना दे दीजिए तो आपका मांगलिक कार्य हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे जूट फॉर लाइफ इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ सकता है, कैसे अंजलि जी या पूरा विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार और अंजलि जी जैसे कई लोग आगे आके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अवसर दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ नहीं दीजिए, आप हमें 10 रुपए 20 रुपए मत दीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए, एक काम दे दीजिए। क्योंकि इस पेट में जब भूख लगती है ना, तो अगर काम मिल जाए ना
तो क्यों ही करे, क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा अंजलि जी तो मेरे पास कोई अवसर नहीं था। और मेरे जैसे बच्चे जो हर रोज सड़कों पे कुचले जाते हैं, दबे जाते हैं, आपको पता है जब हम सड़कों पे चलते हैं कितना असहज है कि कोई भी व्यक्ति आके हमारे शरीर पे हाथ मार के चला जाता है और हम कुछ नहीं कह पाते हैं। तो मैं अभी विधानसभा गई हुई थी, मुझे राज्यपाल महोदया के अध्यक्षता में ध्वजारोहण समारोह में अतिथि का मौका मिला और जिलाधिकारी ने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया। और अब विश्वास नहीं मानेंगी, जब मैं वहां से निकल रही थी तो वहां पे कई सारी भीड़ थी। तो वहां के जो कुछ असामाजिक तत्व थे, आज मैं कहूंगी बेचारी जो कम अक्ल थे या जो बेचारे असंवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने मेरा मजाक बनाना और उपहास करना शुरू कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे ऐसे करके मेरे मुंह पे और मुझे इशारे से उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना आप अपमानित होंगे, जितना आप बेइज्जत किए जाएंगे, जितने ज्यादा आपको नीचे गिराया जाएगा, आप उतना ही ऊपर उठेंगे। तो क्रिटिसिज्म और अपमान को स्वीकारिए, अपने जीवन में रखिए और आगे बढ़िए। मैंने आपका नाम ममता कुलकर्णी के विषय पे भी सुना, क्या सही है? नहीं, ममता कुलकर्णी के विषय में शायद मैं नहीं बोल पाई हूँ। अच्छा। वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी किन्नर अखाड़े की है, उन्हीं के साथ था। क्योंकि अच्छा। मेरा अखाड़ों से या जो पारंपरिक काम जो करते हैं ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय, उनसे मेरा कोई खास लेना देना या सरोकार पर नहीं मैं है। आपसे समझना चाहूंगी ये ममता कुलकर्णी का क्या केस है, क्योंकि वो तो आपके समुदाय की नहीं है। हाँ, देखिए, जब आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जब किन्नर अखाड़ा बनाया, उन्होंने बहुत ही विजनरी सोच से, बहुत विजनरी उससे काम किया। और ममता कुलकर्णी, चूंकि जब अखाड़े बनते हैं तो वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते हैं कि वो पुरुष या महिला तक सीमित रहे, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं, उसमें सबका स्वागत है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने इसको बनाया और उन्होंने उनको एक अवसर दिया सनातन धर्म में आने का। जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि जब गंगा मैया से तो ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, पतित पावनी गंगा मैया है, तो ममता कुलकर्णी को एक मौका दिया गया। और आपको जान के आज आश्चर्य होगा, आज ममता कुलकर्णी जी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। कल मैंने न्यूज हाँ, आपने न्यूज में। और उसका कारण ये है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उसने संत शिरोमणि स्वामी शंकराचार्य जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। तो आप अपने आप को संत कहती हैं ममता कुलकर्णी जी, अगर आप वाकई में संत हैं तो संत कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। जब आप अपने बड़े संतों का सम्मान नहीं कर सकते, जब आदिगुरु शंकराचार्य का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप किसका सम्मान करेंगी? तो लक्ष्मी जी ने, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी ने एक अवसर दिया उनको, और वो उस अवसर पे खरी नहीं उतर पाई। और अब वो कहते हैं ना कि इंसान अपना अतीत नहीं भूलता है और वो अतीत दोबारा आता है। तो मुझे लगता है कि विकी गोस्वामी और क्या कहते हैं, जो और उनके कई अच्छे परिचित रहे, विकी गोस्वामी जी और अबू सलेम और पता नहीं कौन कौन लंबी फहरिस्त है जिन्होंने उनको अपने पास रखा, शायद मुझे लगता है उनके कर्मों की सजा उनको मिल रही है कि आज उन्हें अखाड़े से निष्कासित होना पड़ा। जी। अगर आपकी माँ आपको सुन रही होंगी तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? हाँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जरूर मम्मी को ये कहना चाहूंगी कि मम्मी, जितना प्यार आप मेरे भाई, छोटे भाई टिंकू को करती हैं, उससे ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ। और मुझे पता है कि आप मनी मन मुझे बहुत प्रेम करती हैं पर कह नहीं पाती हैं। पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना शरीर बदला है, अपनी आत्मा को अपने शरीर से मिलाया। हूँ मैं आपकी बेटी ही, मैं आज भी आप ही की औलाद हूँ, मैं आज भी आप ही की बच्ची हूँ। और मुझे लगता है फर्क सिर्फ इतना है कि आप मुझे बच्चा समझती हैं पर मैं बच्चा नहीं, बच्ची हूँ। और आपने पैदा बेटा किया होगा पर आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको बेटी मिल गई, क्योंकि आप कहती थी ना और कहा करती हैं, आज भी मेरी माँ कहती है कि मुझे एक लड़की की तमन्ना थी, तो जो भगवान ने नहीं किया वो मेडिकल साइंस ने कर दिया। एंड मुझे आप स्वीकार सकती हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी कुशल मंगल के लिए, आपकी बहुत अच्छी हेल्थ के लिए मैं आपसे, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए, क्योंकि अगर आज आप ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचती। ब्यूटीफुल लाइफ परिवार की तरफ से मैं भी आंटी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देविका जी को प्लीज अपना लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। जो
कमी रह गई वो अब पूरी हो सकती है। अभी जिंदगी बहुत बाकी है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और लास्ट में सिर्फ एक संदेश चाहूंगी मैं, पहले तो उस डरे हुए ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए जो डर में अपना जीवन काट रहा है, जो हिम्मत आपकी तरह नहीं कर पा रहा, उसके लिए, और पूरे समाज के लिए एक लाइन में आपका संदेश। मैं बिल्कुल आज जूट फॉर लाइफ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि ये सबसे अलग अनूठा पॉडकास्ट है जिसमें आज हम अंजलि जी ने एक ऐसे समसामयिक विषय पे बात की जहाँ पे कोई लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। और चूंकि मुझे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से बड़ा प्रेम है, और आप देख रहे हैं कि आज हमने दोनों ने ही हैंडलूम की साड़ियां पहनी है, हैंडीक्राफ्ट की, और मैं तो हैंडीक्राफ्ट प्रमोटर भी हूँ, एक कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट एडवोकेट भी हूँ, और मुझे टेक्सटाइल से बड़ा प्यार है। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ट्रांसजेंडर बच्चे जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप उठिए, आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और इस दुनिया को जीत लीजिए। क्योंकि जब आपके पेट में भूख लगती है, ये समाना आपको रोटी देने नहीं आता है। तो घुट घुट के मरना बंद करिए, विरोध करिए, आवाज उठाइए और बदल दीजिए। और एक खास मैसेज आज इस जूट फॉर लाइफ के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आजकल एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है समाज में, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, हर कोई आवारा कुत्ते, खतरनाक कुत्ते, काटने वाले कुत्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बिना प्रकृति के ये जीवन संभव है? शायद नहीं। तो देसी स्वान आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो बस आपसे रोटी मांगते हैं और थोड़ा सा पानी मांगते हैं। तो उनको मारने की अपेक्षा, उनको जंगलों में छोड़ने की अपेक्षा, उनके ऊपर तेजाब फेंकने की अपेक्षा, गाड़ी चढ़ाने की अपेक्षा, आप उनको थोड़ा सा भोजन और पानी दें और शाकाहारी बने, शाकाहार पे ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि समाज में जो पतित है, समाज में जो गिरा हुआ है, समाज में अगर आप उसका हाथ पकड़ के उठा लेते हैं तो आप दुनिया का सबसे अच्छा काम करते हैं। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी मजलूम है, जो भी दबा कुचला है, आप उसका सहारा बने। मुझे लगता है कि अगर आप उसका सहारा बनेंगे तो ईश्वर आपका सहारा बनेंगे। आखिरी में मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहूंगी कि क्या अगर हम आपको बताए, बोले कि जूट उद्योग में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अगर जुड़ना चाहे तो क्या आपके लिए एक सम्मानजनक बदलाव की ये पहल हो सकती है? तो हम करने के लिए तैयार है। बाकी आपका डिसीजन। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। ये तो हमने एमओयू साइन कर लिया आज। उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड और जूट फॉर लाइफ के साथ एक एमओयू हो गया, और एक फॉर्मल वे से भी हम एक एमओयू कर लेंगे। मैं बिल्कुल इस अवसर को श्रद्धा के साथ और धन्यवाद के साथ स्वीकारती हूँ, और मैं आप इसको हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। और मैं चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन जूट फॉर लाइफ के साथ कोलैबोरेशन करें और मिलके हम लोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तकनीक सिखाएं और जूट फॉर लाइफ और जूट इस सुंदर काम में और इस स्वरोजगार में उनको आगे बढ़ाएं। तो मैं आपके इस अवसर के लिए तहे दिल से आभारी हूँ और मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना रोंगटे खड़े करने देने वाले संवाद के लिए। और शब्द खत्म हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन असर बहुत जबरदस्त है इस आवाज का। आपके साहस के लिए, आपके समय के लिए दिल से बधाई आपको। थैंक यू। और आपकी उपलब्धियों के लिए भगवान आपको अभी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाला है, और हम सब आपके साथ हैं इस उम्मीद के साथ और इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ आज आपसे विदा लेंगे और हमेशा के लिए जुड़ने के लिए। तो थैंक यू देविका जी। मैं जूट वाली अंजलि। थैंक यू सो मच।